हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जांगरी क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 10th की साइंस, जिसमें हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पिछली क्लास में हमने देखो क्या क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए व एक एक उदाहरण दीजिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और विस्थापन अभिक्रिया व द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है हमने पिछली क्लास में करवाई थी, आप जाकर चेक कर सकते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर, उपचयन व अपचयन। उपचयन व अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में हम आज बात करेंगे कि कौन सी उपचयन अभिक्रिया होती है और कौन सी अपचयन अभिक्रिया होती है। इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे, इनमें डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि उपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है, एक एक करके पढ़ेंगे। उपचयन अभिक्रिया या इनको क्या बोल सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया को ध्यान रखना ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। अब उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, देखो इसके हम पॉइंट लिखेंगे, नोट करते जाना साथ के साथ। कुछ एक पॉइंट है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में सबसे पहला कौन सा नाम आता है, ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। अब देखो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, या ऑक्सीजन क्या करते हैं, जुड़ती है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभी देखो ऑक्सीजन होती है, वो आपको पता होगा नेगेटिव चार्ज की होती है। ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर माइनस लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर माइनस लगा होता है ना, वो परमाणु या तत्व होता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब किसी और से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है या उससे छीन लेता है। उसके क्या कहते हैं हम, उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगता है, नेगेटिव चार्ज लगता है। इसके लिए हम इसको बोलते हैं ऋण तत्व। ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं ऋण तत्व, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है उनको बोलते हैं हम धन तत्व। हाइड्रोजन के ऊपर देखो जैसे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं धन तत्व बोलते हैं। अब ध्यान रखना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण, या फिर क्या कर रहा है, ग्रहण किया है इसने, इसलिए उसको बोलेंगे ऋण तत्व बोलेंगे। और हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इसने क्या किए हैं, अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, दान किए हैं, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए इनको बोलते हैं धन तत्व। देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, मतलब ऋण तत्व है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब वो क्या होता है, ऋण तत्व होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ऋण तत्वों में वृद्धि, ऋण तत्वों में वृद्धि होती है। मतलब उपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का संयोग, यानी ऑक्सीजन जुड़ती है, ऋण तत्वों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऋण तत्व क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऋण तत्व बोलते हैं। ऋण तत्वों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ती है, ऋण तत्वों में क्या हो रही है, वृद्धि होती है। और क्या बोल सकते हैं, जब ऋण तत्व या ऑक्सीजन जुड़ते हैं ना, तो हाइड्रोजन होता है ना, वह क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग या अलग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, जब किसी अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी ऋण तत्व जुड़ते हैं, तो क्या होता है, धन तत्व कौन सा बताया था, हाइड्रोजन बताया था। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग या अलग होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, उस अभिक्रिया से अलग होता है। अब हाइड्रोजन आपको बताया था कौन सा तत्व होता है, धन तत्व होता है। अगर अलग होगा तो क्या होगा, धन तत्वों में क्या होगी, धन तत्वों में कमी होगी।
ठीक है, धन तत्वों में क्या होगी, कमी होगी। अब एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं हम इसमें, ये चारों के चारों पॉइंट नोट कर लेना, चारों के चारों पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जो कोई अभिक्रिया होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, त्याग करती है। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, ये अच्छे से लिख लेना, यही आपके काम आएंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का संयोग या जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन अगर जुड़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज वाली होती है। जिस भी तत्वों में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज लिखा होता है, जैसे क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब क्या हुआ है, उस तत्व या परमाणु ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, या इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं ना, हम जब किसी पैसे से क्या, किसी व्यक्ति से पैसे उधार लेते हैं तो क्या होता है, उस व्यक्ति का हम पर क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। तो उसी प्रकार ये जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, जो कि ऋणी होते हैं किसी ना किसी दूसरे तत्व के, जिससे इसने क्या लिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं या छीने होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ऋण तत्वों में वृद्धि भी होगी। अब देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या होगा, दूसरा तत्व होता है ना जो पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा, उस अभिक्रिया में वियोग या अलग होगा, धन तत्व होता है। अगर कोई, यानी कि हाइड्रोजन क्या होता है, अलग होगा, तो क्या मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या होगा, वह धन तत्वों में कमी आएगी। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने किसी अभिक्रिया में क्या होती है, वो बाहर निकालती है। ये हो गई हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं, नोट कर लेना, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। 3 से 4 एग्जाम्पल करवा देता हूं मैं आपको, वो भी अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना कि ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया के एग्जाम्पल कौन कौन से है। पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल दीजिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखो, जो कि शुरू से करते आ रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट भी किया था, मैग्नीशियम होता है, इसको हम किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या था, पहले अकेला था, उसके बाद देखो इसके साथ कौन आके जुड़ गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों एक साथ हो गए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर ये देखो कि मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखवाया था ऑक्सीजन का संयोग होना, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ये अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, 2 नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये भी एग्जाम्पल कराया था मैंने, कोयले का दहन। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। ये देखो यहाँ पर कार्बन पहले अकेला था, उसके बाद उसके साथ कौन आके जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ी, तो क्या बन गया, CO2। ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, या फिर बोल सकते हैं क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, 3 नंबर एग्जाम्पल। अगर हम बोले को कैल्शियम, कैल्शियम की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएं, ऑक्सीजन के साथ कराएं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2CaO। अगर हम यहाँ पर ले ले 2 कैल्शियम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम देखो यहाँ पर जो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये करवाया था आपको मैंने, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया थी, संयोजन अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ मिलकर, H2O के साथ मिलकर हमें क्या दे रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा था। ये अभिक्रिया 3 एग्जाम्पल है, इसके तीनों एग्जाम्पल याद कर लेना अच्छे से, बिल्कुल ही सरल से एग्जाम्पल है कि कार्बन को किसकी उपस्थिति में हम जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये एक्सपेरिमेंट करवाया था, अच्छे से याद होगा। मैग्नीशियम को हम किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया कंप्लीट। अब उसके बाद देखते हैं हम अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की, कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये अभिक्रिया होती है जो कि क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। इसके अंदर भी हम 5 पॉइंट नोट करेंगे, जैसे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किया था, अपचयन किसे कहते हैं ये नोट करो। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, यानी अलग होती है या अलग होती है, अलग होती है। ये बिल्कुल जो पॉइंट वहां पर नोट करे थे उसके अपोजिट हमें क्या करने हैं, इसके पॉइंट लिखने हैं। अब 2 नंबर पॉइंट क्या था, हमने कहा इसमें बोलेंगे ऋण तत्वों में कमी होगी। वहां पर क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी ऋण तत्वों में। 3 नंबर पॉइंट हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन का संयोग होना या जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। 3 नंबर उसमें क्या लिखा था, हाइड्रोजन वियोग हो रहा था ऑक्सीकरण के अंदर या उपचयन के अंदर हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था, लेकिन अपचयन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है या जुड़ता है, या बोल सकते हैं हम हाइड्रोजन धन तत्व होता है, इसलिए धन तत्वों में क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। 5 नंबर पॉइंट हम देखो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन होती है, जो उस अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ये चारों पॉइंट क्या है, 5 पॉइंट है जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी उसके विपरीत है, ये भी नोट कर लो आप। उसके बाद हम करते हैं इसके एग्जाम्पल, बिल्कुल उसके अपोजिट है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहती है, जिस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, अलग होता है। ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना दोनों अभिक्रियाओं के कौन कौन से हैं। इसमें हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। जैसे कि मैंने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब ये क्या करता है, अभिक्रिया करके क्या करता है, Mg+O2 का निर्माण करता है। ये क्या है, हमारे उत्पाद, ये है अभिकारक, अभिकारक। अब देखो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग, या ऑक्सीजन क्या होती है, अलग होती है। इस अभिक्रिया में देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड था जो पहले एक साथ था, लेकिन उत्पाद पे आकर क्या हमें प्राप्त हुआ है, मैग्नीशियम अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब पहले तो ये दोनों एक साथ थे, लेकिन किसी कारण ये दोनों क्या हो गए, आगे चलकर अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में, यहाँ पर हो रहा है अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का वियोग होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक, ये तो हो गया ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अलग हो रही है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन का जुड़ना H2+O2 ये हमने लिया, ये क्या हो गई, आगे जाकर 2H2O का निर्माण हो जाता है, यानी जल का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पर पहले ऑक्सीजन अकेले था, लेकिन क्या हुआ, इसमें आगे चलकर हाइड्रोजन होते हैं जो कि इसके साथ जुड़ गया। यहाँ पर मैंने बोला था ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा हूँ हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन जुड़ रहा है और किसका निर्माण हो रहा है, हमारे पास जल का निर्माण हो रहा है। इसको बोलते हैं हम अपचयन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके एग्जाम्पल हो गए हैं, दोनों एग्जाम्पल अच्छे से देख लो। और हम बात करें, अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि H2 को अगर हम अभिक्रिया I2 के साथ करवाते हैं, या फिर I2 की जगह कोई भी हेलाइड, हेलाइड क्या होते हैं वो हम आपको, अगर आपका जो आवर्त सारणी वाला चैप्टर है उसमें बता देंगे। हेलाइड की अभिक्रिया किसी भी, यानी कि हेलाइड कौन कौन से होते हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन,
फ्लोरीन, ये क्या होते हैं, हेलाइड बोलते हैं इनको, ठीक है। अब I2 के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2HI का निर्माण होता है। देखो पहले हाइड्रोजन क्या था, किसके साथ जुड़ रहा है, आयोडीन के साथ। आयोडीन पहले अकेले था, लेकिन इसके साथ क्या हो गया, ये आयोडीन बोला चल तू भी मेरे साथ आके जुड़ जा, ये दोनों जुड़ गए और किसका निर्माण हो गया, 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है, HI का निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, धन तत्व जुड़ रहे हैं। हाइड्रोजन कौन सा होता है, धन तत्व होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है। ये हो गई इसकी कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, आपके सिलेबस में एक चीज और दी गई है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं, रिडॉक्स। अपचयन और उपचयन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अंतर में आपको क्या लिखने हैं, जो 5 पॉइंट मैंने ऑक्सीकरण या उपचयन में लिखवाए थे वो लिखने हैं एक साइड, और दूसरी साइड कौन से लिखने हैं, अपचयन के जो आपको 5 पॉइंट लिखवाए थे वो दूसरी साइड में लिख देने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके रिडॉक्स अभिक्रिया होंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। अभिक्रिया, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो नोट कर लेना साथ के साथ। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन, अपचयन व ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को हम क्या बोलते हैं, उपचयन, उपचयन, ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन यानी ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लेना, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में अपचयन व उपचयन क्या होते हैं, दोनों एक ही अभिक्रिया के अंदर होते हैं, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा बताइए। रिडॉक्स अभिक्रिया के हम क्या करते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया के हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने ले लिया कॉपर, क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी, हाइड्रोजन के साथ करवा दी, हाइड्रोजन के साथ करवा दी, तो मुझे क्या प्राप्त होता है, Cu प्लस H2O। अब देखो सबसे पहले कि ये रिडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यानी कि इसमें अपचयन व उपचयन एक साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, CuO था, यहाँ पर क्या रह गया, कॉपर रह गया अकेला, यहाँ पर क्या रह गया, कॉपर अकेला रह गया। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग, या ऑक्सीजन क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, अलग होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ये तो हो रहा है अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन। अब देखो हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या होगा, हम बोलते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण या क्या बोलेंगे, उपचयन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पहले अकेला था, बाद में इसके साथ क्या आकर जुड़ गया, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, बाद में बाहर निकल गया तो क्या बन गया, अकेला यहाँ पर क्या रह गया, कॉपर रह गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन बाद में क्या हो गया, इसके साथ कौन आकर जुड़ गया, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। तो इस अभिक्रिया में देखो, इस एक ही अभिक्रिया में अपचयन व उपचयन की अभिक्रिया क्या हो रही है, एक साथ हो रही है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। 2 नंबर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने लिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये क्या करेंगे आगे जाकर, जिंक बनाएगा प्लस CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखो जिंक पहले अकेला था, बाद में क्या हो, पहले
इसके साथ ऑक्सीजन उपस्थित था, अकेला नहीं था, उत्पाद में जाकर क्या हो गया, अकेला रह गया। अब देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है या अलग हो रही है, ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अभी आपने वो 5 पॉइंट है उसमें से देखो, ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और कार्बन देखो पहले अभिकारक के अंदर अकेला था, अब क्या हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर इसको बोलते हैं उपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन। ये हो गई हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा पूछ ली जाती है, किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन व ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों अभिक्रिया क्या होती है, एक साथ होती है, उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल याद कर लेना, रिडॉक्स अभिक्रिया बहुत बार पूछी जाती है। 2 एग्जाम्पल करवा दिए हैं मैंने, दोनों एग्जाम्पल याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं हम आपके एक आगे छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है संसारण। संसारण, देखो संसारण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही आती है चीज़। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम, पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, बाद में आपको समझाएंगे कि धातुएं होती है ना, तो धातुएं वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित नमी, आर्द्रता, शुष्कता, या वायुमंडल या गैसों से अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करके करती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संसारण। अब देखो इसको समझने की बात है, जब धातुएं होती है वो क्या होती है, वायुमंडल में उपस्थित है, क्या नमी या आर्द्रता या शुष्कता, या वायुमंडल में उपस्थित है, विभिन्न गैसों से क्रिया करके क्या करती है, वो अनुपयोगी हो जाती है, मतलब हम उसको क्या करते हैं, काम में नहीं ले पाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत बार क्या होते हैं, लोहे पर जो जंग लगता है, लोहे पर जंग लगता है, जैसे कि हमने कुछ लोहे की चीज़ें कील वगैरह उसको क्या करती है, सर्दियों के मौसम में हम बाहर छोड़ देते हैं, हम क्या देखते हैं 1-2 दिन के अंदर उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। क्यों? क्योंकि वह वायुमंडल में उपस्थित नमी से क्या कर रही है, अभिक्रिया करके क्या कर रही है, जंग का निर्माण कर रही है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संसारण बोलते हैं, यानी कि वह बाद में क्या होती है, वह हमें काम में या अनुपयोगी हो जाती है वो चीज़ें। ठीक है, अब देखो इसकी एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैंने जैसे मैं अभी बताया, मैंने आयरन लिया, लोहा बोलते हैं जिसको, आयरन क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित वायु प्लस जल से क्या करता है, अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, जंग का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जंग का निर्माण होता है। आयरन, वायु और जल। आयरन किसको बोलते हैं, लोहा, जिसको क्या नाम होता है, Fe होता है। वायु की उपस्थिति में वह जल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, जंग का निर्माण करता है। ये प्रक्रिया किस प्रकार के अंतर्गत आती है, संसारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम संसारण कहते हैं। क्या होता है, धातुएं क्या होती है, तो वायुमंडल में हम खुले में छोड़ देते हैं, तो वो क्या होती है, नमी, शुष्कता या आर्द्रता या वायुमंडल में उपस्थित गैसों से क्रिया करके क्या करती है, अणु हमारे लिए क्या होते हैं, अनुपयोगी हो जाती है। ठीक है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। अब हम करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की बात। ये तो क्या था, हमने लिया लोहा, ये क्या होता है, ऑक्सीजन और H2O से क्रिया करके किसका निर्माण होता है, जो कि जंग का निर्माण होता है। अब हमें कई बार हम जो कि घर में बर्तन यूज करते हैं, जैसे कि पित्तल के, जिसको बोलते हैं हम
कॉपर या तांबा बोलते हैं, कॉपर या तांबा बोलते हैं। ठीक है, पित्तल के जो हम बर्तन यूज करते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम उनको भी कुछ समय के लिए वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा होगा। तो वो किसके कारण होती है, जब हम उस बर्तन को क्या होता है बाहर वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में क्या होती है, मैंने बताया वायुमंडलीय गैसें। ये कॉपर होता है जो कि किसके साथ क्रिया करता है, सल्फर के साथ क्रिया करता है। सल्फर के साथ क्रिया करके क्या करता है, एक उस बर्तन के अंदर क्या करता है, हरे रंग की परत का निर्माण कर देता है, हरे रंग की परत का निर्माण कर देता है। ठीक है, ये है इसके एग्जाम्पल। अब मेन बात आती है कि संसारण से आपको यही पूछा जाता है कि इसकी क्या होती है, परिभाषा बताइए और एक एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल हो गया लोहे पर जंग लगना, पित्तल के बर्तन होते हैं उनमें क्या होती है, हरे रंग की जो कि परत का निर्माण होना। अब आता है कि संसारण से कैसे बचा जा सकता है, संसारण से कैसे बचा जा सकता है, मतलब इन हम जो कि धातु की जो वस्तुएं होती है उनको खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए कुछ एक प्रयोग किए जाते हैं यहाँ पर, कुछ एक जो कि रासायनिक क्रियाएं की होती है जो कि क्या होती है, इन वस्तुओं या इन धातुओं क्या होती है, संसारण से बचाती है। सबसे पहले देखो कि क्या होता है, लोहे पर जंग लगता है, उसे हम रोकने के लिए क्या करते हैं, पेंट या फिर रंग बोलते हैं। ठीक है, जो कि लोहे की वस्तुएं होती है उन पर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, पेंट की एक जो कि परत चढ़ जाती है जो कि लोहे की जो भी जैसे वस्तु है उसके ऊपर है, तो वो क्या होती है, डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में नहीं आती है, उससे हम बचा सकते हैं। बचाव के तरीके हैं ये ऊपर, बचाव के तरीके यानी संसारण से कैसे बचा जा सकता है, इसके तरीके पेंट या रंग करके। 2 नंबर क्या होता है, ऑयल लगाकर। किसी धातु होती है, बहुत सी धातु होती है, उनको क्या कहते हैं, ऑयल या फिर क्या बोल सकते हैं, ग्रीस। ऑयल या फिर ग्रीस लगाकर भी हम उनको संसारण से बचा सकते हैं, ऑयल लगाकर भी उनको हम बचा सकते हैं। और एक होता है यसद लेपन, आपने नाम सुना होगा शायद, यसद लेपन। यसद लेपन किसे कहते हैं, या गैल्वनीकरण बोलते हैं इसको इंग्लिश में, गैल्वनीकरण। यसद लेपन किसे बोलते हैं, यसद लेपन में क्या होता है कि लोहे की जो वस्तुएं होती है ना, लोहे की वस्तुएं, इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होती है, लोहे की वस्तुएं या फिर जो धातुएं होती हैं उन पर मुख्यतः तो ये लोहे पर ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या लिखते हैं हम, धातुओं की वस्तुओं पर संसारण से बचाने के लिए उन पर क्या किया, जिंक जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है, परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, यसद लेपन या गैल्वनीकरण कहते हैं। यानी धातुओं को संसारण से बचाने के लिए उन पर क्या की जाती है, एक जिंक की होती है जो कि परत चढ़ाई जाती है। मुख्यतः लोहे पर यह विक्रिया यानी प्रक्रिया जो कि यसद लेपन की या गैल्वनीकरण की होती है जो कि काम में ली जाती है। ठीक है, ये है उसके संसारण से बचाने के कुछ तरीके। अगर आपके दिमाग में कुछ और हो, जैसे कि वस्तुओं को क्या होते हैं हम संसारण से यानी कि वस्तुओं को जंग लगने से हम बचा सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए साथ में। अब हम आपका जो कि इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, अंतिम विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, देखो विकृत गंधिता जैसे कि हम कुछ खाने की चीज़ें होती है जो कि किससे, वसा से बनी होती है, जैसे कि अचार हो गया या फिर
कुछ अन्य जो कि वसा युक्त या तेल युक्त जो कि खाद्य सामग्री होती है वो क्या होती है, कई बार वायुमंडल में या फिर किसी अन्य सूक्ष्म जीवों से क्रिया करके क्या होती है, खराब हो जाती है, जिससे क्या हम उनको उपयोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार अचार वगैरह होता है, उन पर होते हैं सफ़ेद रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं। ठीक है, तो इस फफूंद का निर्माण हो जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है, विकृत गंधिता के अंतर्गत आता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, वसा युक्त, वसा युक्त या बोल सकते हैं तेलीय खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, उपचयित हो जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाती है, मैं उपचयित हो जाती है, जिससे क्या होता है, उपचयित हो जाने के बाद क्या होती है, वो हमारे खाने योग्य या फिर हमारे दैनिक जीवन में काम की नहीं रहती है। ठीक है, वसा युक्त, फैट युक्त होती है ना, जिसमें फैट होता है, जैसे तेल हो गया, पनीर, घी हो गया, पनीर वगैरह हो गया, उनमें क्या होता है, जो कि खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, जो कि खुले वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, अब उपचयित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनके अंदर क्या हो जाते हैं कि फफूंद आ जाता है, या उनके क्या होता है, स्वाद क्या होता है, उपचयित हो जाती है, जिससे क्या लिखेंगे, जिससे उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहते हैं। डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, इसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि तेल या खाद्य पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद व गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम कई बार जो कि कुरकुरे या फिर चिप्स के जो पैकेट होते हैं, उनमें क्या होती है, जो कि हवा भरी होती है, आपने देखा होगा, उनमें क्वांटिटी तो थोड़ी होती है, 5-10 रुपए का पैकेट लेते हैं तो वो इतना बड़ा फूला हुआ पैकेट होता है, उसमें क्वांटिटी खाने वालों का भाग तो थोड़ा ही होता है, कुरकुरे या चिप्स बोल लो, लेकिन उसमें क्या होती है, जो कि फूला हुआ भाग होता है, उसमें एक गैस भरी रहती है। क्यों भरी रहती है, क्योंकि वो विकृत गंधिता से क्या करती है, बचाव करती है। इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है वो नोट करना कि कुरकुरे या फिर चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन होती है, जो कि गैस भरी हुई होती है, जो कि क्या होती है, अगर नाइट्रोजन या गैस नहीं भरती हैं तो वो क्या होती है, डायरेक्ट जो कि खाद्य सामग्री है वो किसके संपर्क में आ जाती है, वायुमंडल या ऑक्सीजन, मैंने अभी बताया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन से संपर्क में आएगी तो वो क्या होगी, जल्दी खराब हो जाती है, वो खाने योग्य नहीं रहती है। इसलिए जो कि चिप्स के वगैरह के पैकेट होते हैं उनमें पैकिंग के समय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो लंबे समय तक चले। इसी प्रकार आपने जो कि हम पीने योग्य जैसे कि कोका कोला यूज़ करते हैं या फिर थम्स अप वगैरह होते हैं, उनमें भी उनको क्या करते हैं, लंबे समय तक रखने के लिए उनमें कौन सी गैस भरी होती है, CO2 गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है, क्योंकि वो खराब ना हो जल्दी से, इसलिए उनमें क्या भरी होती है, CO2 गैस है, प्रेशर के साथ भरी होती है। जब भी हम कभी किसी थम्स अप या कोका कोला की बोतल को अगर हिलाकर खोलते हैं तो क्या होती है, वो अचानक से बाहर आती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस होती है, वो प्रेशर के द्वारा भरी जाती है। जब हम उसको हिलाकर एकदम से खोलते हैं तो वो बाहर निकलती है। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की है जो कि प्रश्न उत्तर है जो कि वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें पूछिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि वो भी इस चैप्टर यानी फर्स्ट को है जो कि अच्छे से पढ़ पाए, लर्न कर पाए। ठीक है, धन्यवाद।